हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल के बारे में देखेंगे। तो क्या देखना हमें? प्रोकैरियोटिक सेल एंड यूकैरियोटिक सेल। ये यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक सेल, तो हम इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं कि कुछ जैसे बैक्टीरिया सेल होते हैं। यदि हम बैक्टीरिया सेल को ले लें, जैसे बैक्टीरिया सेल होता है, तो बैक्टीरिया सेल में क्या होता है कि जो न्यूक्लियर रीजन तो दिखता है, जो न्यूक्लियस होता है इसका वो तो होता है, लेकिन उसमें क्या होता है कि जो मेम्ब्रेन होते हैं वो नहीं होता। तो जैसे कि यदि हम मान लेते हैं बैक्टीरिया सेल है, बैक्टीरिया का ये सेल है, और इसमें हम यदि न्यूक्लियस को देखें तो न्यूक्लियस क्या होता है, यहाँ पे क्या होगा, मेम्ब्रेन न्यूक्लियस मेम्ब्रेन नॉट फाउंड। यहाँ पे जो न्यूक्लियस मेम्ब्रेन होते हैं, हमने देखा था कि जो न्यूक्लियस होता है वो डबल लेयर कवरिंग होती है, उसको न्यूक्लियस मेम्ब्रेन बोलते हैं। तो इसमें क्या होता है कि न्यूक्लियस मेम्ब्रेन नहीं होता, मेम्ब्रेन अब्सेंट होता है, इसमें नहीं पाया जाता। तो ऐसे चीज़ों को तो अब इसमें क्या पाया जाता है, लेकिन यहाँ पे जो द्रव्य होता है, जो फ्लूइड्स होता है वो पाया जाता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लिक एसिड बोलते हैं। न्यूक्लिक एसिड पाया जाता है। तो ये जो न्यूक्लिक एसिड्स होता है इसको न्यूक्लाइड भी बोलते हैं। इसको क्या बोल देंगे, न्यूक्लाइड भी बोलें या न्यूक्लिक एसिड बोलें। तो इसमें फ्लूइड पाया जाता है, ये जो मेम्ब्रेन होता है ये नहीं पाया जाता। तो नहीं पाए जाने के कारण तो जो ऐसे सेल्स आएंगे हमारे सामने, तो ऐसे सेल का हमने नाम रखा है। वो कौन सी सेल होंगी, ऐसी सेल्स को हम क्या बोलेंगे, ये जो सेल्स होगी इस सेल्स को कौन सी सेल्स बोलेंगे, ये कौन सी है, ये प्रोकैरियोटिक सेल है, जिसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं पाया जाएगा, उसको हम प्रोकैरियोटिक सेल कहेंगे। प्रोकैरियोटिक का क्या मतलब हो गया, एक हो गया इसमें प्रोकैरियोटिक। प्रो का मतलब होता है प्रिमिटिव या प्राइमरी, और कैरियोटिक का मतलब हो गया हमारा न्यूक्लियस, या इसको प्रिमिटिव भी बोलते हैं। तो ऐसे सेल होंगे, तो ऐसे न्यूक्लियस होंगे जो प्रिमिटिव टाइप के होंगे, जिसमें क्या होगा कि ये मेम्ब्रेन उपस्थित नहीं होगा, एब्सेंट होगा, तो उसको बोल देंगे हम कि एक ऐसा सेल होगा, ये प्रोकैरियोटिक सेल होगा। और जिसमें, अब इसको हटा दे, यदि हम कोई भी नॉर्मल सेल्स ले लें, उसमें क्या होगा कि ये डिफाइंड होगा, जो न्यूक्लियस मेम्ब्रेन होगा जहाँ पे डिफाइंड न्यूक्लियस मेम्ब्रेन पाया जाएगा। डिफाइंड का मतलब क्या हो गया कि ये न्यूक्लियस मेम्ब्रेन एग्जिस्ट कर रहा है, यहाँ पे है। तो ऐसे को क्या बोलेंगे हम, ऐसे के बोल देंगे कि जो यहाँ पे न्यूक्लियस मेम्ब्रेन पाया जाएगा, डबल लेयर जो होता है, तो इसको क्या बोल देंगे कि ये यूकैरियोटिक सेल है। तो ये हो जाते हैं ऐसे प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल, जिसमें कि एक में नहीं पाया जाता और एक में पाया जाता है। अब हम आगे देखेंगे कि प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल में क्या डिफरेंस होता है, इनको लेके चलेंगे, साइज वगैरह क्या होते हैं, तो इसका कंपैरेटिव देखेंगे, कंपैरिजन करके। एक तरफ हम प्रोकैरियोटिक सेल ले लेते हैं, एक तरफ यूकैरियोटिक सेल।
तो इसमें क्या होंगे, बहुत सारे होंगे चीज़ें। तो इसमें देखते हैं कि हमने क्या, इसमें क्या होगा कि जो न्यूक्लियस मेम्ब्रेन होगा वो क्या होगा, जो प्रोकैरियोटिक होगा नहीं होगा, इसमें डबल लेयर होगा। पहला क्या होगा, न्यूक्लियस मेंबर, नॉट। इसमें क्या होता है, न्यूक्लियस मेम्ब्रेन डबल लेयर होगा। डबल लेयर फाउंड, इसका मतलब इसमें यस हो गया, इसमें नो हो गया। दूसरी क्या चीज़ हो जाएगी इसमें कि क्या होता है, जैसे सेल्स होते हैं, ये न्यूक्लियस होता है, तो इसमें बहुत सारे सेल, इसमें सेल ऑर्गेनेल्स बोलते हैं इसको, इनके बहुत सारे सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, क्रोमोसोम्स हो गया, रेक्टिकुलम हो गया, वो सारे आएंगे एक एक करके। तो इसमें क्या होता है कि जो मेम्ब्रेन बाउंड होते हैं, जैसे इसमें पाया जाता है, ये न्यूक्लियस है, तो इसमें क्या होगा, इसमें क्या होगा, इसको मैं डॉट से दिखाता हूँ, इसका मतलब नहीं पाए जाते इसमें। ये क्या है, मेम्ब्रेन है, इसमें ये मेम्ब्रेन होता है, चारों तरफ से घिरा होता है, ऐसे इसमें ऑर्गेनेल्स पाए जाते हैं। तो जो मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स आर फाउंड, यहाँ पे क्या होते हैं, नॉट फाउंड। इसमें और देखें तो यदि हम कुछ वायरस का एग्जांपल ले, इसमें जैसे इसमें चूंकि ये क्या होता है कि इसमें ए भी नहीं पाया जाता, इसको भी डॉट से दिखा देते हैं, क्योंकि इसका न्यूक्लियस क्या होता है, नहीं पाया जाता। और इसी तरह जो न्यूक्लियस के अलावा और चीज़ें होती हैं, जिसको कि हम ऑर्गेनेल्स बोलते हैं, क्या बोलते हैं, सेल ऑर्गेनेल्स बोलते हैं, ये भी नहीं पाई जाती। तो अब हम इसमें देखते हैं, ना तो न्यूक्लियस पाया जाता है, ना तो मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स पाए जाते हैं। तो ये दोनों ही चीज़ें नहीं पाई जाती। तो जैसे वायरस होते हैं, तो वायरस क्या होते हैं, इसी कैटेगरी के होते हैं। इसमें क्या होता है कि जो वायरस होते हैं, इनमें मेम्ब्रेन नहीं पाया जाता, तो इनमें क्या होता है, लाइफ नहीं होता है। जैसे हम किसी वायरस को ले लें, तो इसमें क्या होगा कि मेम्ब्रेन नहीं पाया जाएगा, न्यूक्लियस मेम्ब्रेन क्या होंगे, ये एब्सेंट होंगे, तो ये लाइफ का कैरेक्टर शो नहीं करेगा। लेकिन ये जब किसी दूसरे बॉडी में चला जाता है, वायरस क्या होता है, जैसे जब मान लेते हैं थ्रोट है या इधर, अब क्या हुआ, ये वायरस मान लेते हैं, ये क्या है, इसमें न्यूक्लियस मेम्ब्रेन नहीं पाया जाता। अब क्या होता है कि ये चला गया किसी की बॉडी में अब वहाँ पे क्या करेगा ये कि जो बॉडी की सेल होगी, उस सेल के अंदर चला जाएगा ये वायरस। अब सेल के अंदर चला जाएगा, तो सेल जैसे जैसे डिवाइड होगी, वैसे वैसे वायरस भी क्या करेगा, मल्टीप्लाई होता जाएगा। तो जैसे सेल हमारा क्या होता है, 1 से 2, 2 से फिर 2, ऐसे करके डिवाइड होती जाएगी। तो जो इसके अंदर अगर वायरस है, वायरस भी क्या करेगा, अपने आप को मल्टीप्लाई करता जाएगा। इस तरह से ज़्यादा मात्रा में वायरस हो जाएंगे और ये क्या कर देंगे, हमें इन्फेक्शन कर देंगे। तो ये था, तो प्रोकैरियोटिक जो वायरस होंगे वो प्रोकैरियोटिक टाइप के सेल होंगे। तो और इनका साइज वगैरह कितना होगा, साइज इनका जो प्रोकैरियोटिक होता है 10 माइक्रोन के लगभग होता है, 1 से 10। यदि हम आगे देखें इसमें, यदि हम साइज की बात करें इसके, माइक्रो 1 से 10 माइक्रोमीटर। 1 माइक्रोमीटर क्या होता है, 10 घाते 10⁻⁻⁻⁴
6 मीटर। इसी तरह इनका साइज कितना हो जाएगा, ये 5 से 100 माइक्रोमीटर तक होते हैं। तो ये इनका साइज हो गया। और इनमें जो क्रोमोसोम्स पाए जाएंगे, क्रोमोसोम्स क्या होंगे इनके, नेक्स्ट देखें तो क्रोमोसोम्स क्या होते हैं इनके, सिंगल होते हैं। और इनके क्रोमोसोम्स क्या होते हैं, ये डबल, सिंगल नहीं होंगे बल्कि क्या होंगे, सिंगल से ज़्यादा होंगे, मोर देन 1 या सिंगल, ये एक से ज़्यादा होंगे। तो ये इस तरह से था ये प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल, जहाँ पाए जाएंगे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस मेम्ब्रेन जो पाए जाएंगे वहाँ पे ये होगा, जहाँ पे नहीं होगा यहाँ पे प्रो होगा, प्रिमिटिव टाइप का होगा। अब इसके बाद हम देखेंगे कि हमारे पास जो सेल होता है, सेल में ऑर्गेनेल्स होते हैं, वो क्या होते हैं। सेल है हमारे पास दो तरह, एक एनिमल सेल होगा और एक प्लांट सेल होगा। तो प्लांट सेल में पहले हम थोड़ा सा इसका रफ आइडिया ले लेते हैं। जैसे कि एक तरफ हम ले लेंगे एनिमल सेल और एक तरफ क्या ले लेंगे, प्लांट सेल। तो अब हम इसमें देख लेंगे कि क्या क्या पाए जाते हैं, फिर इसके बाद हम देखेंगे कि इसमें जो अलग अलग इनके नाम्स हैं, जो सेल ऑर्गेनेल्स बार बार बोला जा रहा है, तो इसमें क्या होता है, इनके काम क्या है। जैसे सेल काम करता है वैसे वो भी काम करते हैं। तो तो यदि हम सेल की बात करें, तो यदि हम सेल को बनाएं तो हम जानते हैं कि पहले क्या होता है, इसमें ऊपर ये सेल मेम्ब्रेन होता है और इसके लगभग बीच में क्या होता है, हमारा एक न्यूक्लियस होता है। ये मान लिया हमने न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस क्या होता है, डबल लेयर होता है, इसको डबल लेयर बना लेते हैं। ये न्यूक्लियस हो गया। और न्यूक्लियस के अलावा अब हमने यहाँ तक पढ़ा था, इसको क्या बोल देंगे, ये दोनों मिलके क्या हो जाएंगे, न्यूक्लियस मेम्ब्रेन। ये सेल मेम्ब्रेन हो गया, न्यूक्लियस मेम्ब्रेन हो गया। अब इसके बाद क्या होगा कि जो एनिमल प्लांट होगा उसमें सेल में जो अलग अलग चीज़ें पाई जाएंगी। जैसे अब साइटोप्लाज्म क्या होता है, अब यहाँ से लेके ये जो सेल मेम्ब्रेन है और यहाँ से लेके यहाँ तक जो फ्लूइड इसमें भरा पाया जाएगा, ये फ्लूइड पूरा भरा होगा, इसको क्या बोलेंगे हम, साइटोप्लाज्म। साइटो का मतलब सेल, प्लाज्म का मतलब फ्लूइड, सेल इसका मतलब फ्लूइड। तो इसका मतलब यहाँ से जो भी फ्लूइड भरा होगा इसको क्या बोल देंगे हम, साइटोप्लाज्म बोलेंगे। अब हम इसमें देखेंगे कि अलग अलग चीज़ें क्या क्या पाई जाती हैं। तो इसमें क्या होता है कि एक माइटोकॉन्ड्रिया पाई जाती है, इस तरह से इसका स्ट्रक्चर होता है, इसको क्या बोलेंगे, माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया। इसी तरह से इसमें क्या पाया जाएगा, ये क्या होंगे, छोटे वाले, इसको अलग बनाते हैं अभी। बड़े वाले बनाते हैं पहले। इसमें क्या होगा, एक लाइसोसोम्स पाया जाता है जो इस तरह से होंगे, ये क्या हो जाएंगे, लाइसोसोम्स। ये लाइसोसोम्स हो गया। इसके बाद क्या होगा, एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन इसी को बोलते हैं। तो ये हो गया। और इसके बाद हम देखेंगे कि जो रेक्टिकुलम पाया जाता है, रेटिकुलम में क्या होता है कि रफ और स्मूथ दो तरह के पाए जाते हैं। तो अब हम इसी में बनाते हैं, जैसे कि
इसको क्या ले लेते हैं, स्मूथ। और यहाँ पे खुरदरा, रफ का मतलब खुरदरा हो जाता है, इसको क्या बोलेंगे, रफ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम। इसको आगे देखेंगे वन बाय वन करके। इसको क्या बोलेंगे, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम। तो ये चीज़ें हो गई, एक रफ हो गया, स्मूथ हो गया। तो रफ के ऊपर जो रफ जो ये पाया जाता है, ये खुरदरा टाइप का होता है। इसमें जो सेल्स होते हैं, इनको क्या बोलेंगे, ये हो जाते हैं हमारे जो रफ के ऊपर पाए जाते हैं, तो इनको बोलेंगे राइबोसोम्स बोलेंगे। और राइबोसोम्स का क्या काम होता है, रिबोसोम्स। तो इनका क्या काम होगा, ये जो प्रोटीन फैक्ट्री होती है, तो इस तरह से ये रिबोसोम्स हो गए, ये प्रोटीन फैक्ट्री का काम करता है, प्रोटीन बनता है यहाँ पे। तो ये हमने, और क्या होते हैं, कुछ बंज के रूप में पाए जाते हैं, ऐसे करके होंगे, तो इनको क्या बोलते हैं, गाल्गी एपार्टस। एक हो गया गाल्गी एपार्टस। अब इसको हम क्या करेंगे, एक एक करके देखेंगे इसमें कौन कौन सी चीज़ें है। तो हमें मेनली क्या है, जो इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें पाई जा रही हैं, जैसे गाल्गी एपार्टस हो गया, और लाइसोसोम्स हो गया, या माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम, और रफ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम, और राइबोसोम्स। तो इन चीज़ों के बारे में हमें एक एक करके देखना है कि ये चीज़ें होती क्या हैं। तो इसमें हम ले लेते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से चलते हैं। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को पहले देखते हैं। अब वन बाय वन करके एक आइडिया रहेगा कि इसमें क्या क्या, इस जो फ्लूइड भरा रहता है साइटोप्लाज्म, इसमें क्या क्या चीज़ें पाई जाती हैं। तो ये मेनली हमारे पास 5-6 चीज़ें, इनका हमें देखना है कि क्या है ये। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम देखते हैं। प्लांट सेल का अलग से करेंगे इसमें। पहले क्या देखेंगे, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में इसको ER भी बोलते हैं। और ये दो तरह का होता है, एक रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और एक स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये दो तरह का होता है, नंबर 1, नंबर 2। अब इसके बाद देखेंगे कि ये करता क्या है, इसका स्ट्रक्चर क्या होता है और ये करता क्या है उसमें। तो स्ट्रक्चर इसका कैसा होता है, जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, तो हम देखते हैं कि इनका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का स्ट्रक्चर क्या होता है। स्ट्रक्चर में क्या होते हैं, 2-3 तरह के होंगे। एक लॉन्ग ट्यूबल्स के रूप में होते हैं, लॉन्ग ट्यूबल्स। ट्यूबल्स का मतलब हो गया नलिकाकार, नलिका होती है जैसे, या ये राउंड रूप में पाए जाएंगे। राउंड का मतलब हमारा क्या हो गया, गोलाकार। या कैसे पाए जाएंगे, ये पाए जाएंगे बैग्स होते हैं कुछ, ऑबलॉन्ग बैग्स के रूप में पाए जाएंगे। तो इनको क्या, ऑबलॉन्ग बैग्स कैसे होते हैं, जैसे लंबाकार बोलते हैं, ये क्या होते हैं, लंबाकार। तो इन रूपों में जैसे मिलेगा तो ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पाया जाएगा ऐसे ऐसे में। तो अब इसके बाद हमें देखना है कि ये 2 तरह के होते हैं। तो 2 तरह में जो रफ होते हैं, रफ वाला देखते हैं, RER भी बोलते हैं इसको। तो इसको हटा देते हैं। जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये क्या होता है, जैसे ये है, इसके ऊपर क्या होता है, रफ टाइप का होता है, खुरदरा टाइप का। ये क्या हो गया, रफ
खुरदरा, ये क्या होते हैं, जो रफ और ये खुरदरे होते हैं इनको रिबोसोम्स बोलते हैं। और ये रिबोसोम्स क्या करते हैं, ये प्रोटीन फैक्ट्री होती है। ये क्या है, फैक्ट्री ऑफ प्रोटीन है। इसका मतलब यहाँ पे प्रोटीन्स का निर्माण होता है, प्रोटीन्स यहाँ पे बनते हैं। और ये प्रोटीन क्या होते हैं, तो और ये प्रोटीन क्या होंगे, जैसे सेल होता है, यहाँ पे न्यूक्लियस हो गया, यहाँ पे प्रोटीन बन गया, मान लेते हैं यहाँ पे प्रोटीन बन गया यहाँ पे, तो ये प्रोटीन क्या करेगा, जहाँ भी ज़रूरत होगी सेल के अंदर वहाँ जाएगा, या यहाँ से सेल न्यूक्लियस के अंदर जाएगा। तो ये प्रोटीन निर्माण हो जाता है पूरे सेल्स में ER के थ्रू, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के माध्यम से ये क्या होता है, पूरे सेल्स में दिया जाता है, डिलीवरी होती है इसकी। तो और इस प्रोटीन्स का क्या होता है फिर कि ये ट्रांसफर्ड होता है इन वेरियस पार्ट ऑफ सेल। फिर ये वेरियस पार्ट ऑफ सेल में क्या हो जाता है, ट्रांसफर्ड हो जाता है, किसके थ्रू होता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के थ्रू। तो इसकी भूमिका होती है, क्या करता है कि फिर यहाँ से पूरे सेल में जहाँ जहाँ ज़रूरत होती है या न्यूक्लियस के अंदर, इसको जो है कि वहाँ पे पहुँचाया जाता है। अब हम इसमें दूसरा देखते हैं जो स्मूथ वाला है। यहाँ क्या हो जाएगा, स्मूथ हो जाएगा। तो स्मूथ क्या होगा, ऐसे हो गया ये स्मूथ। ये क्या करता है, इसमें फैट्स और लिपिड्स बनते हैं। क्या बनता है यहाँ पे, मैन्युफैक्चर होता है यहाँ पे किस चीज़ का, फैट्स का और लिपिड्स का। तो ये फैट्स और लिपिड्स बनाते हैं। और इनका क्या काम है, ये जैसे कोई पॉइजन वगैरह हो गया या ड्रग्स वगैरह हो गया, तो ये उसको डिटॉक्सिफाई भी करते हैं, उसको मतलब उसका असर ख़त्म करते हैं। मतलब कि इट डिटॉक्सिफाई ऑफ ड्रग्स पॉइजन्स तो जो पॉइजन्स होता है, पॉइजन्स और ड्रग्स का क्या करते हैं, डिटॉक्सिफाई करते हैं, उसके असर को कम करने में भूमिका यही निभाते हैं। और जो हम देखते हैं कि जो हमारा सेल होता है, सेल मेम्ब्रेन होता है, जैसे कि ये सेल है, तो हम इसके बाहरी जो खोल होती है, इसकी कवरिंग होती है, इसको क्या बोल देते हैं, सेल मेम्ब्रेन। तो सेल मेम्ब्रेन किससे बनता है, प्रोटीन और लिपिड से बनता है। तो लिपिड्स हमें कहाँ से मिल जाता है, ये जो SCR है यहाँ से लिपिड्स मिल जाता है, लिपिड्स मिल जाएगा इसको। और जो प्रोटीन कहाँ था, राइबोसोम्स था, जो एक खुरदरा वाला था, यहाँ पे क्या बन रहा था, प्रोटीन बन रहा था। तो ये प्रोटीन्स कहाँ चला जाएगा, यहाँ पे। तो जो सेल मेम्ब्रेन तैयार होता है हमारा, प्रोटीन्स और लिपिड से तैयार होता है। तो सेल मेम्ब्रेन को बिल्ड करता है। तो जो ये प्रोटीन से और लिपिड से सेल मेम्ब्रेन बनने का जो प्रोसेस है, इसी प्रोसेस को, जो ये प्रोसेस होगा इसका बनने का, इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, यानी कि इसको हम क्या कहेंगे, प्रोसेस इज कॉल्ड बायोजेनेसिस। तो बायोजेनेसिस क्या है, जो ये लिपिड्स है और जो प्रोटीन्स है, इससे जो सेल मेम्ब्रेन, इसके इन दोनों के मिलने से क्या बन जाता है, हमारा सेल मेम्ब्रेन तैयार होता है, ये वाला जो बाहरी कवर है। तो इसको हम बोलेंगे कि बायोजेनेसिस हो गया। ये टर्म्स है, टर्म्स को हमें याद रखना है कि बायोजेनेसिस क्या होता है। तो इसमें क्या हो जाएगा कि जो प्रोटीन से और लिपिड से मिल करके बनेगी, सेल मेम्ब्रेन बनने की जो प्रक्रिया है, प्रोसेस है, उसको हम क्या बोलेंगे, बायोजेनेसिस
जीनेसिस बोलेंगे। तो अब हम इसके आगे अगले वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।